आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ। सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एट स्टडी विद अनस सर। सो आज की हमारी क्लास पार्ट 2 की क्लास है, जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट को। पार्ट 1 के अंदर हमने इस चैप्टर का फंडामेंटल को समझा था और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप को भी हमने बहुत अच्छे से जान लिया था। अगर आप सभी बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की क्लास का लिंक भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है एंड देन आपको जो प्रीवियस क्लासेस हैं, प्रीवियस चैप्टर की क्लासेस हैं, वह सभी चीजें आपको आई बटन में देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप चाहो कि मैं इस पार्ट के बाद पार्ट 1 देखूं यानी पार्ट 2 कवर करने के बाद देन पार्ट 1 पे जाऊं, तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में भी सभी क्लासेस लगी हुई हैं। तो आपको कहीं से भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एआईबी एजुकेशन ने आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए इंतजाम कर रखा है। आपको हर क्लास मिल जाएगी प्लेलिस्ट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, एंड स्क्रीन के माध्यम से, आई बटन के माध्यम से। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए समझते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई एक बंदा काम नहीं करता, जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में समझकर आए। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक बंदा ही मैनेजमेंट करता है, एक ही बंदा मार्केटिंग करता है, एक ही बंदा सेल करता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल ओवर, यानी कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है सभी चीजों के लिए। बट हम ये भी देखे थे कि वहां पर लिमिटेड मैनेजरियल रिसोर्सेज होती है, मतलब एक बंदा कितना ही पैसा लगाएगा। तो अगर हम कोई लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, कोई लीगल बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपने पैसों की कमी को दूर करने के लिए भी हम पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि दो बंदे आपस में जुड़ते हैं, विलिंगली काम करते हैं, एक लॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। ये सब जो बातें होती हैं वो होती है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, डेफिनेशन है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, एक लीगल रिलेशनशिप है। तो इस लीगल रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है पार्टनरशिप डीड के माध्यम से, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम पार्टनरशिप के फीचर को समझे। देखिए, जब कभी कोई दो बंदे काम करते हैं आपस में, तो एक तो होता है जो एग्रीमेंट बेस्ड वर्क होता है, यानी कि आपके और हमारे बीच में मान लो हम दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस कोई लॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जैसे मान लो कोई स्टील बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, किसी भी तरीके से हम कोई भी लॉफुल काम कर रहे हैं। तो एक तो हमारे बीच में जो है वो एग्रीमेंट बेस्ड रिलेशनशिप है, यानी कि उसमें डिफाइन है कि हमारा कितना रेशियोज है, साथ ही साथ कितना प्रॉफिट शेयरिंग है, क्या हमारा काम है, क्या कहां हमारा एड्रेस है, हमारा इस बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना, और अगर कोई पार्टनर अलग होना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। वो सब चीजें जो है हमारा एक एग्रीमेंट बेस्ड रिलेशनशिप है। बट एक हमारे बीच में क्या होगा, एक तरीके से होता है ना, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी होगा, एक फीलिंग बेस्ड भी होगा, तो उसे बोलते हैं हम जनरल फीचर। इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के फीचर्स डिफाइंड है, उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी फीचर्स। एंड जो हमारे बीच में ऐसे ही फीलिंग के बेस पर फीचर्स बन जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं जनरल फीचर का। इन दोनों को ही समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, स्टैट्यूटरी फीचर्स यानी कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। पहला हमारे पास आता है मोर देन वन पर्सन। जाहिर बात है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हो तो कम से कम एक से ज्यादा बंदे तो आपके पास होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे कर सकते हो आप पार्टनरशिप के अंदर। तो ये था मोर देन वन पर्सन वाला कॉन्सेप्ट जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मेंशन है। दूसरा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हम दोनों कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम बिजनेस कर रहे कोई इलीगल काम करने लग गए, चरस बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, तो ये सब थोड़ी बिजनेस में आएगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना, वो भी लॉफुल यानी कि लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करना। कोई इलीगल काम करने का मतलब बिजनेस नहीं है। वो तो समझ लीजिए आप किसी गलत रास्ते पे निकल पड़े हो, आप किसी तरीके से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हो ही नहीं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपसे कहता है कि पहले तो आप एक से ज्यादा पर्सन हो और साथ ही साथ आप जो काम करो वो एग्जिस्टेंस हो, यानी कि लॉफुल एक्टिविटी हो, एक लीगल काम हो, कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए। फिर आता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। आपके बीच में ना कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके और हमारे बीच में मान लो अभी पड़ रही है बात, अभी हम दोनों की बातें जो है बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, आप मेरी बातों को समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक समय जीवन में ऐसा भी आता है जब कभी ना कभी लड़ाई हो जाती है, चाहे कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपस में कितना ही प्यार क्यों ना हो, कभी ना कभी लड़ाई होती है, क्योंकि ये पार्ट है भाई लाइफ का। तो ऐसा हो सकता है कि इस लड़ाई में आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि पहुंच सकती है, और आपने जो शब्द बोले हैं आप हो सकता है कि उसे माने ही ना। तो सबसे बेहतर यह है कि आप जो बिजनेस परफॉर्म रहे हैं और जितने भी आपका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कैपिटल हो, प्रॉफिट हो, एक तरीके से शेयर्स हो, जितना आपने उसमें एसेट्स इन्वॉल्व किए हैं, उन सबको आप लिखत में रखो। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि आपके बीच में अगर लड़ाई भी हो जाए तो एक लीगल बेस पर और ऑथोरिटी व रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझो, और बिजनेस अगर बंद भी करना है तो उस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपस में चीजों को बांट लो। तो ये होता है।
फिर दूसरी चौथी बात हमारे पास आती है प्रॉफिट मोटिव। भाई बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मोटिव तो होना चाहिए, बट यहाँ पे एक मोटिव और जुड़ जाता है, शेयरिंग प्रॉफिट, यानी कि आपको यहाँ प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। सारा प्रॉफिट आप अपने घर नहीं लेके जा सकते, सीधी बात है। फिर आता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो एजेंट का भी काम करते हैं और ओनर का भी काम करते हैं, यानी कि दे आर परफॉर्म टू रोल्स, डबल रोल्स। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है और आप मेरे पार्टनर हो, जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग से कहानी बनाते हुए चल रहे हैं कि हम दोनों जो है वो पार्टनर है बिजनेस के, ठीक है। अब ऐसा होता है कि मैं ना बाहर चला जाता हूं किसी काम से देश से, और आपने मेरे पीछे कुछ एग्रीमेंट साइन कर दिए, कुछ डील फाइनल कर दी और बहुत सारे आपने एक तरीके से ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी। तो भले ही मैं उन ट्रांजेक्शन में, उन डील्स में, उन मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं था, परंतु उन डील, ट्रांजेक्शन और उन सभी कार्यों का जिम्मेदार मैं भी हूं। उन सभी कार्यों का जिम्मेदार मैं भी हूं। क्यों? क्योंकि हम और आप आपस में क्या है, पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स के द्वारा किया गया काम सभी के लिए जिम्मेदारी बन जाता है और सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी व ऑथोरिटी बन जाता है। और उसके माध्यम से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें मैं भी भागीदार रहूंगा, अगर कोई लॉस होता है तब भी मैं भागीदार रहूंगा उसमें। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, दे आर परफॉर्म टू रूल्स, यानी कोई अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसके जिम्मेदार सभी पार्टनर है, चाहे उसमें लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ बेटा, स्टैट्यूटरी फीचर्स हो गए जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हमें बताए हैं। फिर हमारे जनरल फीचर, यानी कि आप फीलिंग के ऊपर आ जाते हैं कि भाई आपस में काम करते हुए एक मन का लगाव हो जाता है, चीजों को हम समझने लग जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उसके बेस पर क्या होता है बेटा, हमारे बीच में अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि भाई आप कह दो कि सर मैं तो नहीं दूंगा अपने पर्सनल एसेट, हमारा बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं नहीं दूंगा, मेरे तो भाई दादा की जमीन है, मेरे पुरखों की जमीन है और ये मेरा पहला घर है, ऐसे करके आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो आपको अपने एसेट्स का भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लॉस हो रहा है तो उसका लॉस की भरपाई आपको बिजनेस के एसेट से तो करनी पड़ेगी, बट अगर उससे फुलफिल नहीं होती तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पूरी तरीके से करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए भाई सभी की। फिर आता है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम तो बाहर गए हुए थे, ये सारी डील मैंने करी है और ये सारी डील मैंने करी है तो इसका सारा जिम्मेदार मैं ही हूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। आप ये कहो कि सर आप तो थे ही नहीं इस डील के अंदर, ये डील तो मैंने कंफर्म करी है, अब इसमें जितना प्रॉफिट होगा वो तो मैं कमाऊंगा, आप ऐसा नहीं कह सकते, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। हमने पढ़ा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जो कि आपको स्टैट्यूटरी फीचर यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। अगर कोई पार्टनर एब्सेंट होता है और उसकी जगह कोई दूसरा पार्टनर होता है तब भी डील कंफर्म की जा सकती है और उसका जिम्मेदार सभी पार्टनर्स होंगे, कोई एक बंदा नहीं हो सकता। तो नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, यहां सेपरेशन का कोई मतलब तो है ही नहीं। फिर आता है अटमोस्ट गुड फेथ, और बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई भी काम हो और कितना ही बड़ा एग्रीमेंट क्यों ना हो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट होता है वो होता है भरोसा। अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं करते ना तो आप कितना ही लीगल काम कर लो, कितने अच्छा काम कर लो, आपको एक दूसरे के ऊपर शक बना ही रहेगा। अगर आप बाहर चले गए और मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप मुझे चाहे सारी चीजें बता दो कि सर मैंने यहाँ डील फिक्स करी, यहाँ डील फिक्स करी, तब भी मुझे कहीं ना कहीं आप पे शक रहेगा कि भाई कहीं ना कहीं इस बंदे ने कहीं झोल तो किया ही होगा, ये मुझे कुछ ही बड़े बड़े काम बता रहा, छोटे मोटे काम क्या पता इसने कर लिया। तो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में दरार आ जाती है, और जब पार्टनर्स में दरार आती है तो अल्टीमेटली बिजनेस में दरार आना शुरू हो जाती है। यहां से फिर दोनों ही बंदे अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू करते हैं। पहले छोटे छोटे प्रॉफिटों को लपेटना शुरू करते हैं, फिर जब उसमें सक्षम हो जाते हैं तो फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स की तरफ हाथ मारना शुरू कर देते हैं, जो बिजनेस के लिए पूरी तरीके से खराब है। तो यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ, भाई फेथ जो है मेंटेन होना चाहिए, सभी के बीच में भरोसा होना चाहिए। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि भले ही यहाँ पर डील तो फिक्स हो रही है, यहाँ पे डील फिक्स हो रही है कि भाई कोई बात नहीं, एक पार्टनर नहीं है, मैं तो हूं, कर लो कोई बात नहीं काम, उनकी बात हमारी बात एक ही बात है, तो इस तरीके से आप काम तो कर सकते हो। बट अगर आप कहो कि मैं नहीं हूं, मैं बाहर गया हुआ हूं देश के, और आपने अपने भाई को अपने काम में जोड़ लिया, हमारे काम में, और आप कहोगे मैं आ गया तो सर ये भी मेरा पार्टनर है अब से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। अगर किसी बंदे को अपने बिजनेस में जोड़ना है तो इसकी मंजूरी सभी पार्टनर्स की होनी चाहिए। अगर कोई एक भी पार्टनर नहीं मानना या फिर वो नहीं चाहता कि वो बंदा इस बिजनेस के अंदर एड ऑन हो तो वो नहीं बन सकता उस बिजनेस का पार्टनर। ये आपका रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी बंदे की एंट्री के लिए। अगर सब राजी हैं तो वेल एंड गुड, आ जाओ बिजनेस करो हमारे साथ। अगर नहीं राजी, कोई एक बंदा नहीं राजी, दो नहीं राजी, तो आप उसकी एंट्री बिजनेस में नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नियम व कायदे कानून के खिलाफ है। तो ये हमने क्या देखा, जनरल फीचर्स एंड स्टैट्यूटरी फीचर्स। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कुछ इस प्रकार आती हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने जनरल फीचर देखे, उन जनरल फीचर्स में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, परंतु वो लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ये आपको पहले ही मेंशन करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अभी कौन से टाइप्स होते हैं पार्टनरशिप के, इनको समझो। देखो बेटा, पहले हमारे पास आता है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप।
पहला तो हमारी होती है जनरल पार्टनरशिप, यानी कि भाई दो पार्टनर्स हैं तो फर्स्ट पार्टनर को तो आप जनरल पार्टनर कह रहे हो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो वो उसको झेलेगा, और अगर वो बिजनेस के एसेट से पूरा नहीं हुआ तो उसके पर्सनल एसेट का भी यूज किया जाएगा। परंतु जो सेकंड पार्टनर होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशल पार्टनर। स्पेशल पार्टनर का कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है लिमिटेड पार्टनरशिप में, मतलब अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो इस बंदे की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, इसके पर्सनल एसेट नहीं बेचे जा सकते, तो इसकी जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। इसी जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप को आप जनरल एंड ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हो, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप होती है जो हम बनाते हैं अपने उद्देश्य के साथ कि इसको हम हमेशा चलाएंगे, मतलब ये होती है लगभग लाइफ टाइम के लिए, तो ये हो गई हमारे पास एक पार्टनरशिप एट विल, यानी कि एक हम हमेशा पार्टनरशिप चलाएंगे जब तक हमारे बीच में बन रही है, पार्टनरशिप चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। परंतु पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसा होता है कि हम मान लो कोई हमारे पास ऑर्डर आ गया, बहुत बड़ा ऑर्डर है, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमने पार्टनरशिप परफॉर्म कर ली, तो हमने उस स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप परफॉर्म करिए, बाद में जब वो स्पेसिफिक टास्क पूरा हो जाएगा, वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए कंप्लीट की जाती है। ये समझ गए। फिर आता है हमारे पास लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, तो ये तो आपको आता ही है कि भाई आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बताता है वो यही बताता है कि आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस है तो आपका बिजनेस से नाता है, अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल है, तो वो आपकी इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी और आप ऐसे कोई भी बेनिफिट सरकार के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से नहीं उठा पाओगे, ये आप ध्यान रखना। तो पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, एक लीगल होती है, एक इलीगल होती है। और लीगल आप ये समझ सकते हो कि अगर आपने अपने आप को इंडियन पार्टनरशिप के अंदर रजिस्टर्ड करवा रखा है, सो आप लीगल पार्टनरशिप परफॉर्म कर रहे हो, आपका बिजनेस भी एग्जिस्टेंस बेस पे काम कर रहा है, बट यहीं पर आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस तो है, मतलब आप लीगल काम तो कर रहे हो, परंतु आपने अपने आप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा, तो उसको भी हम इलीगल पार्टनरशिप कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर्स के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं उठा सकते अगर कोई ऐसी फ्लक्चुएशन होती है तो, राइट। तो अभी हम समझेंगे पार्टनरशिप डीड क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की नींव होती है, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखा, सो होपफुली समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर की। देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर ना हमने दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला वो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर करेंगे, मतलब शेयर प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो, यानी कि वो चाहे बिजनेस में काम करें या ना करें, अगर प्रॉफिट होगा तब भी वो ले जाएंगे, लॉस होगा तब भी वो ले जाएंगे, यानी कि उसको हम बोलते हैं फुल फ्लेज्ड पार्टनर। और यहीं पर ऐसे पार्टनर जो कि बिजनेस में पार्टिसिपेटिव तो हैं परंतु उनका प्रॉफिट से कोई नाता नहीं है और ना ही लगभग लॉस से कोई नाता है, तो ऐसे पार्टनर्स को हम बोलते हैं नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। अब समझते हैं दोनों को क्या है। देखिए बेटा, पहले हम बात करें फुल फ्लेज्ड पार्टनर की, तो पहले हमारे पास तो भाई एक्टिव पार्टनर आ जाते हैं कि मान लो हम दो पार्टनर हैं, हम प्रॉपरली पार्टनरशिप परफॉर्म करिए और हम प्रॉपर बेसिस पे काम कर रहे हैं और जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लॉस आ रहा है तब भी बांट रहे हैं, सब चीजें हैं, तो हमें बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। दूसरा बंदा बोलेगा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है भाई, देखो हम दोनों ने पैसा लगाया, हम दोनों बिजनेस में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट भी झेल रहे हैं, लॉस आ रहा है तो लॉस भी झेल रहे हैं। एक होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, वो कहता है कि भाई मुझसे पैसे ले लो और मुझे टेंशन मत दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे खाते में डाल दो और लॉस हो रहा है तब भी मुझे दे दो। इसे बोलते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेटिव तो नहीं होता परंतु कैपिटल कंट्रीब्यूशन में वो पार्टिसिपेट होता है और प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी वो शेयर करता है प्रॉपर रेशियो के साथ जो कंपनी की चल रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्लीपिंग मतलब रिलैक्स, ठीक है। और इससे आप ये समझ सकते हो लाइक शेयर होल्डर जो होते हैं ना, जो मार्केट में स्टॉक करते हैं शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेटिव थोड़ी, मतलब पैसा लगा दिया, अगर उनके प्रॉफिट होगा कंपनी का तो उनके डिविडेंड मिल जाएगा, अगर लॉस होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनको उनके जो शेयर्स होंगे उनके दाम घट जाएंगे। तो बट वो किसी तरीके से बिजनेस तो नहीं कर रहे, कंपनी तो नहीं जा रही डेली, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, तो इनको हम स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कह सकते हैं जो शेयर होल्डर्स हमारे पास होते हैं। और ये ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कह सकते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। फिर आता है सीक्रेट पार्टनर। अब ये देखो सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है, यानी कि ये वो पार्टनर है जो पब्लिक के सामने अभी आया नहीं है परंतु उसने बंदे ने पैसे लगा रखे हैं और वो पैसे भी लगा रखे हैं और वो प्रॉफिट, आने वाले प्रॉफिट का और आने वाले लॉस का भी भागीदार है, परंतु उसने शो नहीं कर रखा अपने आप को, उसे बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। उदाहरण के तौर पर आपने कोई अपनी गली में मकान खरीदा, अपने से बराबर वाला मकान खरीदा और वो बराबर वाले मकान का मालिक नहीं चाहता था कि आप उस मकान को खरीदें, क्योंकि गली में आपके दो मकान हो जाते वो भी साथ साथ,
तो आपने क्या किया कि भाई ये मुझे तो मकान देगा नहीं, मैं करता हूं अपने किसी रिश्तेदार को पकड़ के उसके नाम का एग्रीमेंट बनवा देता हूं, जिससे इसे लगेगा कि ये मकान किसी और ने खरीदा है, बट असली मालिक कौन होगा, मैं होऊंगा। अगर इस मकान के दाम बढ़ेंगे तो प्रॉफिट मेरे नाम, घटेंगे तो मेरे नाम। इसे बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। या फिर किसी बिजनेस के पीछे आपका पैसा लगा हुआ है, परंतु बिजनेस के जो टीम होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, या फिर कोई भी पब्लिक है हमारी, तो उसको नहीं पता कि आपका पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, तो उनके हम सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है। तो ये तो बात हो गई फुल फ्लेज, जो प्रॉफिट और शेयर और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर नहीं कर रहे वो कौन है? देखो, पहला आता है बेटा नॉमिनल पार्टनर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टनर है। कैसे? कि ये ना आपको अपनी गुडविल दे रहा है, अपनी जगह दे रहा है, अपने एसेट दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, सारे के सारे एसेट दे रहा है, फिर भी उसके बदले आपसे कुछ नहीं ले रहा। इसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब आप सोचोगे सर ऐसा कौन हो सकता है जो अपने प्रॉफिट दे, लॉस दे, शेयर्स करे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेट सब कुछ दे दे और तब भी किसी चीज का भागीदार ना हो? तो मैं आपको बताऊं बेटा, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं उठा सकते। पेरेंट्स ही दुनिया में एक ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपके लिए कोई कार्य करते हैं। वो आपसे बिना प्रॉफिट को देखे सब कुछ करते हैं। मतलब ये सोचेंगे भाई इससे हमें लाभ होगा कुछ, या इससे मैं ये काम करूंगा, इसको ये दिलवा दूंगा तो मेरा क्या लाभ है या मेरी क्या हानि है। मतलब बिना लाभ व हानि को देखे अगर कोई काम कर सकता है इस दुनिया में तो वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो यहां पे आप समझ लो कि पिता ने कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया और फिर उसको बेटा संभाल रहा है, तो बेटे ने तो उसी गुडविल को पकड़ा, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ा, उसी ऑथोरिटी को पकड़ा और उन्हीं एसेट से शुरू किया जो उसके पिता ने डेवलप कर दिए थे। अब उससे वो जो लाभ कमा रहा है वो अपनी जेब में तो रख रहा है ना। यानी कि ऐसा थोड़ी हो रहा है कि वो उसके पापा ले जा रहे हैं, भाई ला 50% मुझे दे, 40% मुझे दे, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। फिर हमारे पास आता है पार्टनर्स बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। यानी कि अभी आपने पढ़ा ना सीक्रेट पार्टनर, वैसे ही समझ लो ये है। यानी कि सीक्रेट पार्टनर आपने देखा कि आपने अपने से बराबर वाला मकान खरीदा, अब उसके असली मालिक तो आप हो, परंतु आपने जो उसका एग्रीमेंट बनवाया वो किसी और के नाम पे बनवाया ताकि उसे शक ना हो। अब यही चीज ध्यान रखो, जिसके नाम पर आपने एग्रीमेंट बनवाया वो बंदा है पार्टनर्स बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। मतलब आपने सिर्फ उसको रिप्रेजेंट किया है, वो ना तो प्रॉफिट का मालिक, ना शेयर का मालिक और ना ही उस प्रॉपर्टी का मालिक। तो उसको हम बोलेंगे एस्टोपल और होल्डिंग आउट पार्टनर, जिसका कोई भी शेयर नहीं होता प्रॉफिट और लॉस में, परंतु वो रिप्रेजेंटेटिव होता है कि भाई हाँ मैंने लिया है। इस तरीके से चीजें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लिमिटेड पार्टनर कि भाई जिसकी पार्टनरशिप में लॉस, लायबिलिटी एंड देन प्रॉफिट्स वगैरह लिमिटेड रहते हैं, राइट। फिर आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन पार्टनर है जो सिर्फ प्रॉफिट का ही भागीदार हो, लॉस का नहीं हो? क्योंकि यहां तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का भागीदार नहीं होता, या तो प्रॉफिट भागीदार है ये और लॉस का है नहीं, तो इसलिए हम इसको नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनरशिप के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा आता है जिसका नाम है माइनर पार्टनर। क्या नाम है बेटा इसका? माइनर पार्टनर। तो ये माइनर पार्टनर की ना दो कैटेगरीज बनी हुई है, पहले तो जब ये बच्चा है और दूसरी जब ये बड़ा हो चुका है। तो इन दोनों कंडीशंस में ना अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दोनों ही सिचुएशंस के अंदर केस बता रखे हैं। पहले हम बात करते हैं जब ये छोटा बच्चा है, यानी कि ये क्या है, -18 है, यानी कि 18 साल से कम है। तो पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर क्या है? राइट टू शेयर ऑन प्रॉफिट एंड एसेट, यानी कि इसका ये अधिकार है कि ये प्रॉफिट में भागीदार है और कंपनी के सारे एसेट्स में भागीदार है, लॉस में नहीं है ना लायबिलिटी में। राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके पास ये अधिकार है कि कंपनी के अकाउंट्स को, बुक्स को, रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सकता है, सभी सीक्रेट्स को जान सकता है, सभी डील्स को जान सकता है कि कंपनी में आखिर क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहती है, यानी बहुत कम रहती है। और जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं, जो बड़े पार्टनर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अब यहां से बात करते हैं कि अब वो हो गया बड़ा, यानी कि वो 18 साल से ज्यादा का हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि उसकी जो लायबिलिटी लिमिटेड चल रही थी ना, वो लिमिटेड से कन्वर्ट हो जाएगी अनलिमिटेड के अंदर। वो अब बिजनेस के हर एक प्रॉफिट और लॉस का भागीदार होगा। प्रॉफिट का तो पहले भी था, अब लॉस का ही भागीदार होगा। ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ फर्म, और अब वो कंपनी के द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य का भी जिम्मेदार होगा। और ये खास ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उन कामों का भी जिम्मेदार होगा जिन कामों को कंपनी ने उसके बचपने में किया था। मान लो कि भाई 18 साल से पहले कोई डील फिक्स हुई थी और उस डील में हो गया बहुत तगड़ा लॉस, तो वो उस लॉस का भी भागीदार अब होगा क्योंकि वो 18 साल से बड़ा
हो चुका है। अगर कोई प्रॉफिट होगा तो जाहिर बात है उसमें ही भागीदार होगा। तो ये है, परंतु ये ध्यान रखना जब 18 प्लस हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन भी आता है कि वो चाहे तो उसमें जुड़ा रह सकता है कंपनी में, अगर नहीं चाहे तो वो निकल भी सकता है। अगर वो जुड़ा रहता है तो आपको अपनी जो गाइडेंस होती है, रिपोर्ट्स होती है, तो कम्युनिकेट करना पड़ता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो यहां से हमने क्या देखा, पोजीशन देखी। और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर उस केस में होता है जब किसी बड़े पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो उसके जीवन व उसके घर की गृहस्थी को संभालने के लिए थोड़ा सपोर्ट करते हैं जो अनदर पार्टनर्स होते हैं। तो उसके घर में कोई बच्चा होता है तो उसको अपना पार्टिसिपेटिव बना लेते हैं, जिससे जब तक वो बड़ा नहीं होता तो कम से कम प्रॉफिट के माध्यम से उसका घर तो चलता ही रहे। तो ये था। तो हमने क्या समझा, हमने पार्टनरशिप के टाइप समझे एंड पार्टनर्स को समझा। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, ये रेफर करती है एक एग्रीमेंट को विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न बाय द पार्टनरशिप। यानी कि एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं वो बता रखा है, जो बताती है कि रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है पार्टनरशिप की। तो ये लगभग आपकी 16-17 कंडीशंस आती हैं या फिर पॉइंट्स आते हैं। इसको देखो, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कब तक वो चलेगी, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म ऑफ बिजनेस, मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या काम कर रहे हो आप, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, हर पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपने क्या रख रखा है, कोई कमीशन बेस है, सैलरी बेस कोई पार्टनर तो नहीं है, ड्राइंग, अगर कोई बंदा ड्राइंग करेगा यानी बिजनेस से पैसा निकाल के घर ले जाएगा अपने, तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, या फिर इंटरेस्ट उसको मिलेगा कमीशन वगैरह का तो उससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से बताना है। ऑडिट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, मतलब आप पूरी जो अकाउंटिंग टर्म है वो कौन से मेथड का यूज कर रहे हो, लाइक एसएलएम मेथड, सिंगल लाइन मेथड होता है, एक डब्ल्यूडीवी मेथड होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो एक ना ऐसा होता है कि आप एक लगभग 1 साल तक तो वो मेथड यूज करो, और बीच में अगर कोई मेथड फ्लक्चुएट कर रहे हो तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का जो रिजल्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो रिलायबल नहीं होता, क्योंकि आधे साल तो आपने कोई और सा मेथड यूज किया और आधे साल कोई और सा। तो आपको कम से कम 1 साल के लिए, मतलब कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर में बताना पड़ता है कि हम इस मेथड का यूज करेंगे, राइट। फिर राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडमिशन एंड रिटायरमेंट के क्या प्रोविजन बता रखे हैं, डिसोल्यूशन, अगर पार्टनरशिप टूट रही है, खत्म हो रही है तो उसमें क्या हमारे पास प्रोविजन है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बेटे को या फिर किसी भी उसके फैमिली मेंबर को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, माइनर एज अ पार्टनरशिप में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रोविजंस है, क्या परसेंटेजेस हैं, सब बताया जाएगा। वायोलेटिंग ऑफ पार्टनरशिप रूल, अगर कोई पार्टनरशिप का रूल तोड़ेगा, जैसे कि अभी हमने देखा स्टैट्यूटरी फीचर्स एंड जनरल फीचर में देखा, अगर उन रूल्स को तोड़ा जाएगा तो उसका क्या भरपाई उसको देनी पड़ेगी, क्या क्लेम करेगा वो बिजनेस की तरफ। आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड मतलब जब बिजनेस वगैरह बंद होगा तो उसमें किस तरीके से चीजों को बांटा जाएगा। एंड लोन्स टू एंड बाय द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर के माध्यम से कौन कितना लोन दिया गया है या पार्टनर ने बिजनेस से कितना लोन लिया है। क्योंकि अब तक आपने इस महीने तक तो ये समझ लिया होगा कॉमर्स पढ़ते पढ़ते कि भाई बिजनेस अलग होता है और पार्टनर या बिजनेसमैन जो अलग होता है, इन दोनों का बीच में कोई नाता नहीं होता। ये बंदा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ना वो एज अ लोन करता है और बिजनेस ब्याज यानी इंटरेस्ट के तौर पर उसको प्रॉफिट देता रहता है। तो बिजनेस और व्यापारी दोनों अलग अलग, यानी व्यापार और व्यापारी बिल्कुल अलग बात होती है। तो ये तो बात हो गई भैया आपकी पार्टनरशिप डीड की, यानी कि सारी तरीके से फुल डिस्क्लोजर है हर एक पार्टनर का। अब एक बात आती है हमारे पास रजिस्ट्रेशन की। जब रजिस्ट्रेशन होता है ना बिजनेस का तो आपको इन्हीं में से कोई चीजें जो है फाइंड आउट करके देनी पड़ती है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, और जहां जहां आपके बिजनेस की ब्रांचेस हैं वहां पर आपको बताना पड़ता है आपके बिजनेस का हेड ऑफिस कहां पर है, कितने पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है, दैट्स ऑल। इन सब चीजों को मेंशन करके लास्ट में सिग्नेचर हो जाते हैं, ड्यूरेशन वगैरह मेंशन करके, एंड देन आफ्टर आपका जो पार्टनरशिप होता है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या मेथड है इसका कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे पार्टनर का तो मतलब पार्टनरशिप का, तो उसमें क्या होगा कि आने वाले पार्टनर के लिए बेहतर है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, और जाने वाले पार्टनर के लिए बेहतर है, कोई मनमुटाव होता है तो इलीगलिटी नहीं होगी, मतलब भेदभाव नहीं होगा किसी तरीके का, या बेईमानी नहीं होगी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई हेल्प मिल रही है तो अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तभी आपको वो हेल्प मिल पाएगी। अगर आप इलीगली काम कर रहे हो विदाउट पार्टनरशिप डीड तो उसमें आपको क्या ही हेल्प मिलेगी। तो एक ये बेनिफिट बन जाता है। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो अगर मान लो किसी पार्टनर ने कोई बेईमानी कर दी तो आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अगर कोई ऑडिट ऑफ बुक अकाउंट के अंदर कोई भी चेंज हुआ, कोई सीक्रेट्स लीक हो गए तो उस पर भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी बेनिफिट रेफर नहीं करोगे अगर आपकी बिजनेस का, आपकी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। और यहीं पर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप हर तरीके से क्लेम कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और हर उस बेईमानी का क्लेम ले सकते हो जो पार्टनर्स वगैरह ने या किसी भी एम्प्लॉय ने की हो। तो ये था आपका पार्टनरशिप डीड। और मैं इतना पक्का जानता हूं, क्लास बल्कि बना रहा हूं मैं अभी, मैं इतना जानता हूं कि 20 से 25 मिनट की तो वीडियो बन चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर करेंगे ना, तो 20-25 मिनट की इस वीडियो में
हमने लगभग पार्टनरशिप को पूरी तरीके से समझ लिया। एक छोटा सा टॉपिक बचता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके साथ हम कवर करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये ध्यान रखना। तो पार्ट 3 के अंदर हम कवर करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट उसे समझने की ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंप्लीट करेंगे इन द पार्ट 3। तो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पार्ट 1 का लिंक अवेलेबल है एंड आपको एंड स्क्रीन में भी क्लासेस शो होने को देखने को मिल रही होंगी। सारे डाउट्स आपने क्लियर कर लो, और कहीं किसी भी पॉइंट किसी भी टॉपिक में कहीं कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा हर एक परेशानी में, चाहे पढ़ाई से संबंधित कोई भी आया, पढ़ नहीं पा रहे, फोकस नहीं हो पा रहा, नोट्स नहीं बन पा रहे या कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे जरूर बताओ। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा जहां तक मुझसे हो सकेगा। और मैसेज भी करो, आप कमेंट भी करो, और सब चीजें समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा कमेंट कहने को तो बहुत छोटा है, कुछ शब्दों का ये, परंतु वो कमेंट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी एजुकेटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो कमेंट जो है वो एक तरीके से फीडबैक देते हैं कि भाई हमारी चीजें बच्चों को समझ में आई है। तो वहां से ना एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन जनरेट होता है जो अगली वीडियो में दिखता है आपको। ठीक है, तो ये था, इसलिए आपको मैं कहता हूं कि भाई अगर सभी चीजें समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कहीं कोई डाउट भी रह गया हो तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं समझ पाऊं कि आपको कहां दिक्कत आई और आपकी उस दिक्कत को मैं कैसे हल करूंगा, नोट्सों के माध्यम से, स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर और कवर करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, focus on your goal, not focus on your problem. Thank you.